या लाभ हानि का समायोजन किस पर करेंगे? पूंजी पर। जैसे कि वेतन भुगतान किया रुपए 15,000, लेखांकन समीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन संपत्ति पूंजी, दूसरा ऑप्शन दायित्व पूंजी, तीसरा ऑप्शन केवल संपत्ति, और चौथा ऑप्शन केवल पूंजी। वेतन भुगतान किया, लेखांकन समीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन पहला है संपत्ति पूंजी, दूसरा दायित्व पूंजी, तीसरा केवल संपत्ति और चौथा केवल पूंजी। हाँ जी, प्रत्येक लेन देन में कम से कम कितने खाते आएंगे? प्रत्येक लेन देन में कम से कम कितने खाते आएंगे? तो इस लेन देन में भी 2 खाते हैं। अब अगर हम उन दोनों खातों को पहचानेंगे तो ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से खाते हैं। एक तो है वेतन और दूसरा है भुगतान। भुगतान किसे दिखाता है? नगद को। भुगतान किसे दिखाता है? नगद को। पहले भी बता चुका हूं, कहीं भी अगर प्राप्ति या भुगतान लिखा हो तो उसका अर्थ होता है कैश। प्राप्ति होगा तो भी कैश है और भुगतान होगा तो भी कैश है। तो इसमें एक अकाउंट हो गया वेतन और एक अकाउंट हो गया भुगतान। सैलरी और कैश। सैलरी हमारे लिए खर्चा है और कैश हमारे लिए असेट है। ऊपर मैंने एक नियम लिखा है, उसके हिसाब से जवाब देंगे आप। लेखांकन समीकरण में सभी आय व्यय का प्रभाव किस पर पड़ेगा? पूंजी पर। तो यदि इसमें कोई व्यय खाता है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? पूंजी पर। तो एक प्रभाव जाएगा पूंजी पर और एक प्रभाव जाएगा संपत्ति पर। क्या ये बात आपको समझ में आती है? दोबारा समझाऊं। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन आय व्यय से संबंधित है तो आय व्यय का प्रभाव लेखांकन समीकरण में हम किस पर दर्ज करेंगे? पूंजी पर, कैपिटल पे। अब कैपिटल पे क्यों साहब? बताइए। ऑर्गेनाइजेशन के लाभ और हानि अंतिम रूप से किसको मिलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस फाइनली किसको मिलते हैं? मालिक को। और आय व्यय भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? लाभ और हानि को। तो जब लाभ हानि का संबंध मालिक से है तो आय व्यय का संबंध भी किससे हुआ? मालिक से। इसलिए लेखांकन समीकरण में आय और व्यय फाइनली किसको प्रभावित करते हैं? मालिक को। और मालिक का खाता कौन है? पूंजी। इसलिए प्रभाव किस पर पड़ेगा? पूंजी पर। तो इसलिए पूछ लिया जाए कि लेखांकन समीकरण में किसी भी आय व्यय का या लाभ हानि का प्रभाव कौन से खाते पर पड़ेगा, तो आप जवाब देंगे पूंजी पर। तो एक खाता हो गया पूंजी, दूसरा खाता कौन सा होगा? वेतन भुगतान किया तो दूसरा खाता हो गया भुगतान अर्थात नकद। बोलिए बात ठीक है? समझ में आ गया? कॉपी कीजिए, जवाब आ जाएगा आपका ये। इसी सवाल में अगर मैं ऑप्शन चेंज करूं तो इस तरीके से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको।
यही ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आप किसको चूज करेंगे बताइए। आपने सैलरी का पेमेंट किया है तो नगद बढ़ेगा या कम होगा? अगर हम सैलरी का पेमेंट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का कैश बढ़ेगा या कम होगा? अगर कैश कम होगा तो संपत्तियां कम होगी। साथ में आपने वेतन का भुगतान किया है, एक खर्चा है। बताइए, खर्चा एक आय के समान, एक लाभ के समान या एक हानि के समान? हम सैलरी को कंपनी भुगतान करने वाली संस्था के दृष्टिकोण से सोचना है आपको। ठीक है, तो सैलरी का खर्चा एक संस्था के लिए एक लाभ के समान या एक हानि के समान? भुगतान करने वाली संस्था के लिए हमें अकाउंटिंग हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वो आपको सैलरी का पेमेंट कर रही है, तो आपके लिए लाभ के समान है, संस्था के लिए किसके समान है? हानि के। और अगर हानि के समान है तो ये कैपिटल को, ये पूंजी को बढ़ाएगी या कम करेगी? अगर नुकसान होंगे तो स्वामी की पूंजी, स्वामी का पैसा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो हम कहेंगे पूंजी भी क्या होगी? डाउन। बात समझ में आती है? जवाब कौन सा बैठेगा? संपत्ति कमी और पूंजी कमी। ठीक है, आप इसको रटना चाहें तो रट लें, मैं लिख देता हूं। नोट, हानि, खर्च, पूंजी कमी, लाभ, आय, पूंजी वृद्धि। अगर हानि हो या व्यय हो तो पूंजी कम होगी, लाभ हो या आय हो तो पूंजी बढ़ेगी। हो गया? चलिए एक सवाल और लिखिए। 10,000 रुपए का माल 15,000 रुपए में बेचा। 10,000 रुपए का माल 15,000 रुपए में बेचा। लेखांकन समीकरण में प्रभावित होगा। लेखांकन समीकरण में प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल संपत्ति पक्ष, ऑप्शन नंबर 2 केवल दायित्व पक्ष, ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति एवं पूंजी, और ऑप्शन नंबर 4 संपत्ति एवं दायित्व। हाँ जी, सवाल को समझें और जवाब ढूंढें। 10,000 रुपए का माल आपने 15,000 रुपए में बेचा है। कौन सा पक्ष प्रभावित होगा? केवल संपत्ति पक्ष, केवल दायित्व पक्ष, संपत्ति एवं पूंजी और संपत्ति एवं दायित्व। ठीक है, अगर आप खातों को पहचान पाएंगे तो आराम से जवाब ढूंढ लेंगे। इसे मिटा दूं? देखिए, सवाल के अकॉर्डिंग आपने 10,000 रुपए का माल 15,000 रुपए में बेचा। पहली समस्या, सामान हमने नगद बेचा या उधार? बताइए, जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिया, माल आपने नगद बेचा या उधार? कल मैंने आप लोगों को कहा था, क्रय और विक्रय के मामले में, परचेज सेल के मामले में, यदि ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम हो और नगद नहीं लिखा हो, कैश नहीं लिखा हो, तो ही हम लेन देन को उधार मानते हैं।
अदरवाइज लेन देन कैसा रहेगा? नगद। अब आप लैंग्वेज देखें, मैंने कहा 10,000 का माल 15,000 में बेचा, क्या मैंने लैंग्वेज में कहीं व्यक्ति का नाम दिया? और अगर व्यक्ति का नाम नहीं है तो ये लेन देन कैसा है? नगद है। ठीक है, इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे? कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट। 10,000 रुपए का माल आपने दिया 15,000 रुपए में, तो माल कितने का जाएगा? 10,000। नगद कितना आएगा? अब बताइए, इनके बीच का जो अंतर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा क्या नुकसान? फायदा। तो 5,000 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट। बोलिए, ये समझ में आता है? ये दोनों असेट है, जबकि लाभ किसका भाग हो गया? कैपिटल। तो प्रभाव किस किस पर पड़ेगा? संपत्ति एवं पूंजी। ठीक है, अब मैं इसी सवाल में ये भी ऑप्शन दे सकता हूं, संपत्ति वृद्धि, पूंजी कमी। संपत्ति कमी, पूंजी वृद्धि। संपत्ति वृद्धि, पूंजी वृद्धि। और चौथा ऑप्शन, संपत्ति कमी, पूंजी कमी। बताइए किसे चुनेंगे? किसको चुनेंगे? सी। अब सी कैसे होगा? तो देखिए, 15,000 रुपया नगद आएगा और 10,000 रुपए का माल जाएगा, तो इससे हमारी संपत्तियां 5,000 रुपए से क्या होगी? बढ़ेगी। भाई 15,000 नगद आएगा, 10,000 नगद माल जाएगा, तो हमारे पास 5,000 नगद एक्स्ट्रा आया ना। और अगर 5,000 रुपया नगद एक्स्ट्रा आया तो इससे हमारी संपत्ति बढ़ेगी। दूसरी तरफ है लाभ, तो लाभ भी आपकी पूंजी को 5,000 से बढ़ाएगा। बोलिए, बात समझ में आती है? तो जवाब क्या बैठेगा? संपत्ति वृद्धि और पूंजी वृद्धि। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है। आपको सिर्फ अकाउंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, मेन काम वही है। उसके बाद में आप उसकी प्रकृति देख लो और उसका प्रभाव देख लो। आप आराम से इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? नहीं? अकाउंट ढूंढना समझ में आया? कल मैंने जो अकाउंट ढूंढने का तरीका सिखाया था वो समझ में आया? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, घर जाके आपने कोशिश करी? करी। क्या दिक्कत आई आपको अकाउंट ढूंढने में? मैंने जो तरीके आपको अकाउंट ढूंढने के समझाए उनको आपने अप्लाई किया? क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको? मैंने कहा ये देखो, लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम है क्या, किसी वस्तु का नाम है क्या, या किसी आय व्यय का नाम है क्या? इनमें से कम कितने नाम मिलेंगे? 2। वही आपके लिए खाते हैं। दूसरा तरीका एक और सिखाया था कि ये देखो, लेन देन की वजह से किसके मूल्यों में बदलाव आएगा, किसका मूल्य बढ़ेगा और किसका मूल्य कम होगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि एक का मूल्य बढ़े और एक का मूल्य कम हो सकता है दोनों का मूल्य बढ़ जाए, हो सकता है दोनों का मूल्य कम हो, या हो सकता है एक का मूल्य बढ़े और एक का मूल्य कम हो, लेकिन कम से कम लेन देन का प्रभाव 2 जगह पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उन 2 चीजों को ढूंढो और उसके बारे में लिख लो। अब जैसे अभी जो लेन देन मैंने लिखवाया, लैंग्वेज क्या है सवाल की? 10,000 रुपए का माल 15,000 रुपए में बेचा। बताइए, इससे आपके दुकान में रखा हुआ माल प्रभावित होगा या नहीं होगा? आप 10,000 रुपए का माल अगर 15,000 रुपए में बेचोगे तो दुकान में रखा हुआ माल, सामान प्रभावित होगा या नहीं होगा? उसके मूल्यों में परिवर्तन आएगा। अब आपने 15,000 में बेचा है तो 15,000 आपके पास नगद आएगा, तो इससे नगद में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? तो एक अकाउंट कौन सा हो गया? कैश, क्योंकि नगद हमारे पास आ रहा है। एक अकाउंट हो गया गुड्स, क्योंकि माल हमारे पास से जा रहा है। अब इनके बीच में अंतर आया ना 5,000 का, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है। तो कितने अकाउंट हो गए? 3। आप किसी भी लेन देन को देखो, इसी तरीके से आप उसमें खातों को ढूंढ सकते हो। ठीक है, रटने वाले तरीके में सिर्फ आप ये देख लो, क्या किसी व्यक्ति का नाम दिया, क्या किसी वस्तु का नाम दिया, क्या किसी आय व्यय का नाम दिया। अब ये नाम तो ढूंढ सकते हैं ना अपन भाषा में। कम से कम 2 अकाउंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उन दोनों को तो ढूंढना है। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए एक और ट्रांजेक्शन, आप ढूंढिए।
लिखिए 1,00,000 रुपए नगद में मशीन खरीदी। 1,00,000 रुपए नगद में मशीन खरीदी। नगद में मशीन खरीदी। लेखांकन समीकरण में प्रभावित होगा पहला ऑप्शन केवल संपत्ति पक्ष, केवल दायित्व पक्ष, संपत्ति व दायित्व, संपत्ति व पूंजी। ₹1,00,000 नगद में आपने मशीन खरीदी है। अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क सिर्फ एक ही है, अकाउंट को ढूंढना। बताइए, अगर हम नगद में मशीन खरीदेंगे तो किस किस के मूल्यों में परिवर्तन आएगा, किस किस की वैल्यू चेंज होगी, बताएं। इससे नगद प्रभावित होगा या नहीं होगा? होगा। इससे हमारे पास जो मशीनें हैं वो मशीनें प्रभावित होगी या नहीं होगी? होगी। तो एक अकाउंट हो गया आपके पास कैश और एक अकाउंट आपके पास हो गया मशीन, लेन देन का प्रभाव जिस पर पड़े। ठीक है, बाय नेचर ये दोनों ही क्या हैं? असेट हैं। तो इस लेन देन की वजह से जिस पक्ष पे प्रभाव पड़ेगा वो पक्ष कौन सा हो गया? संपत्ति पक्ष, क्योंकि इसमें आने वाले खाते केवल संपत्ति है। तो जवाब क्या देंगे? केवल संपत्ति पक्ष। ठीक है, आपको समझ में आई मेरी बात? इसी ऑप्शन को मैं यूं भी दे सकता हूं, संपत्ति वृद्धि, संपत्ति कमी, संपत्ति अप्रभावित और डी इनमें से कोई नहीं। विचार करें, इस लेन देन की वजह से संपत्तियां बढ़ेगी, संपत्तियां कम होगी, या संपत्तियों के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं आएगा, या इनमें से कोई नहीं। किसे चुनेंगे आप? हाँ जी, आप क्या सोच पा रहे हैं? ए। आप क्या सोच पा रहे हैं? सी। इसका जवाब बैठेगा सी, संपत्तियां अप्रभावित। अब ऐसा क्यों साहब? देखो, आपने कैश में मशीन खरीदी तो कैश आपके पास से जाएगा और मशीन आपके पास आएगी। कैश गया 1,00,000, मशीन आई 1,00,000, तो संपत्तियां 1,00,000 से घटी, संपत्तियां 1,00,000 से बढ़ी। तो फाइनली आपकी संपत्तियों का मूल्य कैसा रहेगा? अप्रभावित, ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। जितने से आपने बढ़ाया उतने से आपने कम भी तो कर दिया। तो जवाब क्या बैठेगा? संपत्ति अप्रभावित। जब इस तरीके के सवाल बनते हैं ना, तो इसमें मूल्यों के आधार पर आप निर्णय निकालते हैं कि वैल्यूज में क्या चेंज आएगा, वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, या वैल्यूज सेम रहने वाली है। एक तरफ आपकी संपत्ति बढ़ रही है तो एक तरफ आपकी संपत्ति कम भी तो हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि संपत्तियों का मूल्य कैसा रहेगा? अप्रभावित। बोलिए, बात समझ में बैठ गई? सबको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन। जो स्पेशल ट्रांजैक्शन करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस वाले चैप्टर में भी काम आएगा। आगे एक चैप्टर आएगा जर्नल, उसमें भी काम आएगा। और उसके बाद एक और चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें समायोजन के नाम पे मैं फिर से आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा। मतलब जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ये 3 जगह पे यूज होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में, दूसरा जर्नल एंट्रीज में, और तीसरा फाइनल अकाउंट में। इसलिए एक बार अगर आपने इनको ढंग से समझ लिया तो कहीं ना कहीं इसका एक सवाल अटक जाता है। ठीक है,
तो आप हेडिंग डालें स्पेशल ट्रांजैक्शन, विशेष लेन देन।